Hello everyone. Today we will discuss about antiemetics, their classification and their uses. So before I start, I want to share a very beautiful line here. Difficult roads often leads to beautiful destination. So let's start with antiemetics. सो फर्स्टली आई वांट टू डिफाइन इमेसिस. व्हाट इज इमेसिस? इमेसिस क्या होती है? अगर हम सिंपल वर्ड में बोले इसको तो इसको बोलते हैं हम वॉमिटिंग. और फिर मैंने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, वॉमिटिंग अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लंगाटा. मीन्स कि जो आपका वॉमिटिंग का जो एक्चुअल रीजन है वो है आपका स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर, और जिसको हम बोलते हैं CTZ. और ये प्रेजेंट होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा के पास. फिर है आपका ये तो आपकी डेफिनेशन होगी. फिर फर्दर है आपका CTZ. कि CTZ क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो इसको बोलते हैं हम कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन. और ये इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेटेड इन द एरिया ऑफ पोस्टेरियम एंड द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस, NTS भी बोलते हैं इसको. तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है CTZ की. फिर हम बात करते हैं वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉमिटिंग. वॉमिटिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है, तो यहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि वॉमिटिंग क्यों स्टार्ट होती है और कौन कौन से फैक्टर और रिसेप्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वॉमिटिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं GIT की. तो यहाँ पे मैंने ये GIT ड्रॉ की है. फिर यहाँ पे आपके कुछ रिसेप्टर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं. जैसे शुरू से यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है. कई बार की कोई आपकी जो GIT होती है वो इरिटेट हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, वो बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस या फिर आपने कोई थेरेपी चली है आपकी, कोई भी ड्रग थेरेपी, तो उसकी वजह से आपकी GIT इरिटेट हो सकती है और फर्दर कोई रिस्पॉन्स आ सकता है. तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर लिखे हैं कि जो स्टिमुलस की तरह काम कर रहे होते हैं, जैसे GI इरिटेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन्फेक्शन और ड्रग. तो GI इरिटेशन किसी वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस है ना, कोई थेरेपी ले रहे हो आप, ड्रग थेरेपी, उसकी वजह से इरिटेट हो सकती है आपकी. इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन किसी वजह से, या फिर कोई ड्रग थेरेपी ले रहे हो, उसमें कीमोथेरेपी जो आपकी कैंसर में यूज़ हो रही होती है, उसकी वजह से आपकी GIT इरिटेट हो जाती है. और जैसे आपकी GIT इरिटेट हुई, फिर वहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम एंटेरोक्रोमेफिन सेल. ये वाले सेल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे ये डिस्टर्ब होते हैं तो आपका 5-HT जो आपका सेरोटोनिन होता है उसका रिलीज हो जाता है और वो बाइंड करना शुरू कर देता है आपका 5-HT3 रिसेप्टर पे. और जैसे ही 5-HT3 रिसेप्टर पे सेरोटोनिन की बाइंडिंग हुई तो फर्दर ये रिस्पॉन्स आपका NTS तक पहुंच जाता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस तक. कैसे? मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था ये बात की, जो आपके GIT वगैरह होते हैं, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है? सीधा ब्रेन से. तो वेरियस इफरेंट न्यूरॉन्स है ना, इफरेंट जो आपके इम्पल्सिस होती हैं, उसके थ्रू ये जो सारा रिस्पॉन्स होता है ये आपका पहुंच जाता है आपका वॉमिटिंग सेंटर तक और आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो पहला फैक्टर तो ये है. दूसरा फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया मैंने, इन्फ्लामेशन. देखो कोई कीमोथेरेपी, GI इरिटेशन, रेडिएशन, इन्फेक्शन, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए. और जैसे इन्फ्लामेशन शुरू हुई तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और रेनिन इन फैक्टर का रिलीज होना शुरू हो जाता है. और जैसे इन फैक्टर का रिलीज होना शुरू हो गया तो क्या होता है, आपका ये रिस्पॉन्स पहुँच जाता है आपका वॉमिटिंग सेंटर तक. और यहाँ पे जो ये रिसेप्टर्स हैं H1, 5-HT3, D2 रिसेप्टर और मैस्करेनिक, ये आपके एक तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं. और जैसे ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्स इन तक पहुँचता है, इन रिसेप्टर तक, और आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे. और एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, हिस्टामाइन, 5-HT3, डोपामिन, मस्करानिन, ये वाला जो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ये सारे आपके CTZ के पास होते हैं, वॉमिटिंग सेंटर के पास. और जो भी इनको स्टिमुलेट करता है उससे क्या आपकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है. इसलिए हम एंटीहिस्टामाइन
एंटी सेरोट 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सब हम यहाँ पे ड्रग्स देते हैं ताकि आपकी वॉमिटिंग बंद हो जाए। तो ये तो आपका GIT वाला फैक्टर यहाँ पे डिस्कस हुआ। फिर बात करते हैं हम मोशन सिकनेस की। कई बार क्या होता है आपका वेस्टिब्युलर सिस्टम होता है जो इनर ईयर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी वजह से। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो लंबे टाइम तक ट्रेन से, बस में, कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है आपका वेस्टिब्युलर सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे वो डिस्टर्ब हुआ आपकी एक इम्पल्स जनरेट होती है और वो आपकी ब्रेन में पहुंच जाती है वॉमिटिंग सेंटर के पास, और फिर क्या आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पे मोशन सिकनेस देखने को मिलती है। फिर कुछ फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्मेल, पेन, साइट, साइकोजेनिक स्टिमुलाई। मीन्स स्मेल, कोई स्मेल अच्छी नहीं है तो कई बार क्या होता है आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे होती है, एक जो इम्पल्स होती है वो आपकी कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। मैंने पहले ही बताया था आपका एक एक जो बॉडी का पार्ट है वो आपका ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये जो स्मेल है सीधा स्टिमुलेट कर देगी आपकी वॉमिटिंग सेंटर को और आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपकी पेन, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो ऐसा हो सकता है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए। फिर आपके साइड, कुछ आपने ऐसा कुछ देख लिया हो, उसकी वजह से भी आपका वॉमिटिंग सेंटर आपका स्टिमुलस हो एक तरह से स्टिमुलेट हो जाता है और आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही आपका साइकोजेनिक स्टिमुलाई मीन्स ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ इस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है आपके वॉमिटिंग सेंटर को। कुछ आपने देख लिया हो ऐसा, या फिर कुछ ऐसा सोच लिया हो, तो इस तरह से भी आपको वॉमिटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है ड्यू टू इम्पल्स जनरेशन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो मोशन सिकनेस को हम मैंने एक यहाँ पर भी एक अच्छा सा डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे मोशन सिकनेस लीड्स टू वॉमिटिंग। तो देखो, आप कभी भी कहीं पे जर्नी कर रहे हो, बहुत लंबी जर्नी, तो क्या होता है आपका वेस्टिब्युलर सिस्टम जो आपका इनर ईयर है, ये आपका जो इनर ईयर, इसमें एक कोक्लियर जो फ्लूइड होता है अंदर, वो आपका एक तरह से राउंड राउंड घूमना शुरू हो जाता है। एक तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से एक तरह से इम्पल्स जनरेट हो जाती है और वो आपकी पहुंच जाती है वॉमिटिंग सेंटर तक। और जैसे ही वॉमिटिंग सेंटर तक पहुंची आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से कुछ हेल्प मिलेगी यहाँ पे कि कैसे मोशन सिकनेस में आपको वॉमिटिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी मैंने एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मीन्स एंटी कैंसर ड्रग्स, रेडिएशन, इरिटेंट मतलब कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी, कोई ऐसा फैक्टर जो आपको GIT को इरिटेट कर रहा हो, उसकी वजह से क्या होता है आपका 5-HT का रिलीज हो जाता है। कहाँ से? एंटेरोक्रोमेफिन सेल से। और ये जैसे इसका रिलीज हुआ, ये 5-HT3 रिसेप्टर पे बाइंड होना शुरू हो जाता है, विच आर प्रेजेंट ऑन द वेगल एफरेंट्स। जो आपका GIT होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपकी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन से। तो वो रिसेप्टर आपके यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं। जैसे ही स्टिमुलेट हुए ये इम्पल्स जनरेट होती है और ये पहुँच जाती है आपकी CTZ और आपके NTS तक, और आपको फिर फर्दर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि ये चीज़ कैसे स्टिमुलेट होती है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेटिक्स। यहाँ पे बहुत ही लंबी क्लासिफिकेशन है तो हम एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपकी क्लासिफिकेशन है यहाँ पे वो है आपकी एंटीकोलिनर्जिक। तो उसमें जो ड्रग्स है आपकी आती है हायोसिन और डाईसाइक्लोमिन, और ये वाली ड्रग्स आपकी यूज़ होती है मोशन सिकनेस में। फिर फर्दर एक क्लासिफिकेशन है आपकी H1 एंटी हिस्टामाइंस। उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइडिनेट, है ना, साइक्लेजिन, सिनर्जिन। दीज आर द H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, और ये ब्लॉक करती है सीधी आपकी ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं H1 रिसेप्टर, उनको भी ये ब्लॉक कर देती है और इस तरह से आपकी वॉमिटिंग्स बंद हो जाती है। वैसे आपके न्यूरोलेप्टिक्स भी यूज होते हैं इन केस ऑफ इमेसिस। तो उसको बंद करने के लिए हम वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए न्यूरोलेप्टिक्स भी यूज़ करते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे एग्जांपल है CPZ, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, और आपकी हेलोपेरिडोल। दीज आर द 2 मेन ड्रग्स विच आर यूज्ड इन आपके CNS से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी ये आपकी यूज़ हो रही होती है। तो ये जो वाली कैटेगरी है ये आपकी D2 रिसेप्टर ब्लॉक कैटेगरी में आती है। डोपामिन को ये ब्लॉक कर देती है। अगर आप ध्यान दो ना, हिस्टामाइन और डोपामिन, ये दोनों हिस्टामाइन और डोपामिन क्या करते हैं, वॉमिटिंग को प्रमोट करते हैं।
जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनको ब्लॉक कर रहे हैं इसी वजह से। फिर हम बात करते हैं हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स की। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में आपकी आती है मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन और सिजाप्राइड। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये यूज़ हो रही होती है यहाँ पे। फिर फर्दर यूज जो क्लासिफिकेशन है आपकी 5-HT3 एंटागोनिस्ट, उसमें ऑनडेसेट्रॉन्स है और गैनीसेट्रॉन्स है। ये आपकी H5-HT3 ब्लॉकर है। फिर आपके एडजॉइंट एंटीमेटिक्स, उसमें आपकी डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजेपिन्स और कैनाबिनॉइड्स। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड विद दीज ड्रग्स। जो आपकी मेन एंटीमेटिक्स हैं उसके साथ ये यूज़ हो रही होती है यहाँ पे ये वाली ड्रग्स। तो आई थिंक आपको इसकी क्लासिफिकेशन समझ आ चुकी होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक्स की। अब हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लास है, कोई भी ड्रग की क्लास है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है आपकी एंटीकोलिनर्जिक्स। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन। दीज आर द 2 ड्रग्स विच आर यूज्ड इन मोशन सिकनेस में यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझाया था आपको कि लॉन्ग जर्नी की वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इम्पल्स जनरेट होती है, वॉमिटिंग सेंटर तक पहुँचती है और फिर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपकी हायोसिन है और डाइसाइक्लोमीन है, ये क्या करती है, इम्पल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है और आपसे इसकी वजह से क्या होता है, आपका वॉमिटिंग बंद हो जाती है। अगर डोज की बात करें तो 0.2 to 0.4 mg ओरली यूज़ होती है हायोसिन। वैसे ही डाइसाइक्लोमीन 10 to 20 mg ओरली यूज़ हो रही होती है। इसका भी सेम ही यूज़ है, मोशन सिकनेस में यूज़ हो रही होती है वाली ड्रग, स्पेशली इन प्रोफिलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस में आपकी डाइसाइक्लोमीन यूज़ होती है आपकी। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, आपकी एंटीहिस्टामाइन की। उसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ कि कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं H1 एंटीहिस्टामाइन में, प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामाइन। क्लियर है। तो ये क्या करती है, H1 रिसेप्टर होता है, उसको ये ब्लॉक कर देती है। कहाँ पे, NTS में, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सैल्यूटरीज में इसको ये ब्लॉक कर देती है H1 रिसेप्टर को। उसकी वजह से आपकी वॉमिटिंग रुक जाती है। तो यूजेस की बात करें तो एंटीमेटिक एक्शन है, मोशन सिकनेस में यूज़ होती है। दूसरा आपका पोस्ट ऑपरेटिव भी ये यूज़ हो रही होती है आपकी, मीन्स कोई ऑपरेशन हो उसके बाद भी इसको यूज़ करते हैं एज ए एंटी एमेटिक्स। अगर ADR साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राई माउथ और सेडेशन इसका मेन ADR है। आपको नींद लगती है ज़्यादा और आपका माउथ ड्राई रहता है। फिर एक और कैटेगरी की बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोकाइनेटिक। उसमें आपकी जो मैंने एग्जांपल बताया था ड्रग का, वो है आपकी मेटक्लोप्रामाइड, जो आपकी एज ए एंटी एमेटिक यूज़ हो रही होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप मेटक्लोप्रामाइड यूज्ड एज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये आपकी प्रोकाइनेटिक यूज़ हो रही होती है। और क्या इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये बढ़ाती है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देना। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी वॉमिटिंग रुक जाती है। कैसे रुक जाती है यहाँ पे मैं बताऊँगा। एक तो जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, 2 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसके। पहला आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देना, दूसरा आपका CTZ के ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर रही होती है, उसको ब्लॉक कर रही होती है। दूसरा आपका एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ऐसे भी ये एक्ट कर रही होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों बढ़ा रही होती है ये वाली ड्रग्स, कैसे उससे इमेसिस रुकेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है ये चीज़। कोई भी जो फूड है जितने टाइम तक स्टमक के पास रहेगा यहाँ पे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि वॉमिटिंग ज़्यादा हो। तो ये क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है। और जैसे ही आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी, आपको चांसेस कम है कि वॉमिटिंग रुक जाए, आपकी ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है कि ये कैसे काम कर रही होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म, यहाँ पे लिखा है मैंने, रिलीज फ्रॉम द माइमेटिक न्यूरॉन्स। जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो आपकी माइमेटिक प्लेक्सिस के थ्रू जुड़ी होती है, किससे, ब्रेन से। तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है और ये M3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है और आपकी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन D2 रिसेप्टर ब्लॉकेड डायरेक्टली। और एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट 5-HT3 रिसेप्टर इन GIT
NTS और CTZ। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो एब्जॉर्ब्ड ऑरली, ब्रेन में एंटर कर जाती है, क्रॉसेस प्लेसेंटा, सिक्रेटेड इन मिल्क। तो ये इसके फार्माकोकाइनेटिक्स है मेटक्लोप्रोमाइड के। फिर अगर हम ADR की बात करें तो सेडेशन, डिजीनेस, डायरिया, मसल डिस्टोनिया, ग्लैक्टोयूरिया, पार्किंसनिज्म, दीज आर द ADR ऑफ मेटक्लोप्रोमाइड। डायरिया इस वजह से होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी बढ़ गई होती, तो आपका डायरिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्प्रिन एंड डायजापाम बाई फैसिलिटेटिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और दूसरा आपका रिड्यूस डिजॉक्सिन एब्जॉर्प्शन। तो इनके साथ ये आपकी ड्रग इंटरेक्ट कर जाती है आपकी एस्प्रिन, डायजापाम और डिजॉक्सिन के साथ। और एक और ड्रग्स यहाँ पे लिखी मैंने, सिमेट्रिडिन, के साथ भी ये इंटरेक्ट कर जाती है। फिर यूजेस की बात करें तो ये एंटीमेटिक्स, गैस्ट्रोकाइनेटिक डिस्पेप्सिया और GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, उसमें भी यूज़ होती है। कैंसर थेरेपी में भी यूज़ होती है, मोशन सिकनेस में भी ये यूज़ हो रही होती है। डिस्पेप्सिया होता है आपका, यहाँ पे एक टर्म है डिस्पेप्सिया, डिस्कम्फर्ट होती है अपर पोर्शन, एब्डोमिनल अपर पोर्शन में, तो उसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। पेन भी होती है साथ साथ। फिर हम बात करते हैं एक और कैटेगरी की, ऑनडेनसेट्रॉन्स। तो ये वाली जो ड्रग्स होती है ये आपकी यूज़ हो रही है आपकी 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो ये डायरेक्टली ब्लॉक करती है ब्रेन में 5-HT3 रिसेप्टर को। तो इस वजह से क्या होता है, आपका वॉमिटिंग रुक जाती है। और GIT के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, CTZ, दोनों को जगह पे 5-HT3 ब्लॉकर भी ब्लॉक कर रही होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स लिखी है इसकी, तो ये 60 to 70% है। और मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसिस, और कुछ मैंने यहाँ पे एंजाइम लिखे हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिलेटेड बाई साइटोक्रोम 1A2, 2D6 और 3A, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वैसे ADR, तो यहाँ पे ADR में आपका हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है। दीज आर द ADR ऑफ ऑनडेनसेट्रॉन। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्री ऑपरेटिवली और आपके पोस्ट ऑपरेटिव नोशिया, वॉमिटिंग और कैंसर थेरेपी, इसमें भी ये ड्रग्स यूज़ होती हैं आपकी। फिर अगर हम बात करें एक और कैटेगरी की आपकी, उसमें आती है आपकी डोमपेरिडोन। ये भी आपकी एज ए प्रोकाइनेटिक यूज़ हो रही होती है आपकी, जो आपकी डोमपेरिडोन ड्रग है। तो इसमें जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या डायरेक्टली एक्ट ऑन द CTZ, उसमें आपके D2 रिसेप्टर होता है, उसको भी ब्लॉक कर रही होती है। और फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो यहाँ पे ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस कर जाती है, रेनल एक्सक्रीशन होता है, और प्लाज्मा हाफ लाइफ 7.5 हावर्स है इसकी। ADR की बात करें तो डायरिया, रैशेज, हेडेक, ड्राई माउथ, कार्डिक अरिथमिया, हाइपर प्रोटीसेमिया। तो दीज आर द ADR ऑफ डोमपेरिडोन। फर्स्ट लास्टली हम बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शन की, तो इंटरेक्ट विद लीवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टीन। और यूज़ की बात करें तो एंटीमेटिक ऑफ चॉइस विद लीवोडोपा, तो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो लीवोडोपा के साथ इस ड्रग को। लास्ट हम बात करेंगे आपकी एडजुएंट्स। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बेंजोडाइजेपाइंस और कैनाबिनॉइड्स, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड विद मेन इन एंटी इमेटिक्स। मतलब ये वाली जो ड्रग्स होती हैं मेन एंटी इमेटिक्स के साथ एडजुएंट के एज ए एडजुएंट दी जाती हैं आपकी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कुछ डोज, 8 to 20 mg IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स और आपके कैनाबिनॉइड्स। तो अगर बेंजोडाइजेपिन्स की बात करें तो यहाँ पे सेडेटिव रिएक्शन होता है इनका ज़्यादातर, और कैनाबिनॉइड्स की तो इसका हेलुसिनेशंस इफेक्ट आता है इसका, जो आपके कैनाबिनॉइड्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। सो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया कि एंटीमेटिक्स कैसे काम करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और उनके यूजेस क्या हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।